वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 93 पर आ जाइए। 92 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए अपने। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पर ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसी भारत का 99वां रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। अभी तक 98 थी, अब एक और को ऐड कर लिया गया है इसमें, तो 99 हो गई हैं। भारत का 99वां रामसर स्थल है सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 98 नंबर का छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य, 97 नंबर का पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, ये भी यूपी का है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और 96 नंबर का रामसर स्थल था सिलीसेड झील राजस्थान की। ठीक है, छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य ये 98 नंबर का था गुजरात का। 99वां नंबर पूछ रहा है तो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, छारी ढांड 98, पटना 97, सिलीसैंड झील 96। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है, जिसे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 तथा राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई है, 12 हो गई है। छारी ढांड पक्षी अभ्यारण्य 98वां रामसर स्थल गुजरात का, पटना पक्षी अभ्यारण्य 97वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और सिलीसैंड झील 96वां रामसर स्थल राजस्थान का। पहले 10 थे यूपी में, फिर 11वां मिला यूपी को, 97 नंबर पटना पक्षी अभ्यारण्य, 12वां मिल गया है। ठीक है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा आपने। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो नदी बहती है कौन सी है वो है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमाओं को भी परिभाषित करती है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना 1376 किलोमीटर की यात्रा करती है और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में विलीन हो जाती है। बताइए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना और दिल्ली में इसकी हालत देख लो कैसी है। हथनी कुंड बैराज वह जगह है जहां यमुना का पानी दो प्रमुख नहरों में विभाजित होता है, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की ओर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की ओर, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की ओर। डैश डैश और डैश नदियों के मेल के कारण प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, तो गंगा सरस्वती है लेकिन गोमती है तो एलिमिनेट हो जाएगा। गंगा यमुना चंबल, गंगा यमुना गोमती चंबल, गंगा यमुना और सरस्वती, डी है इसका आंसर। प्रयागराज को गंगा यमुना और सरस्वती पौराणिक नदियों के संगम के कारण संगम के नाम से जाना जाता है। 3 नदियों का संगम एक पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, ये एक मान्यता है और पुनर्जन्म के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना को उनके अलग अलग रंगों से पहचाना जा सकता है। गंगा का पानी साफ है जबकि यमुना के पानी का रंग हरा है। तीसरी पौराणिक नदी सरस्वती अदृश्य है। यह हर 12 साल में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कुंभ मेले के स्थानों में से एक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों को उन नदियों से जोड़ता है जिनके किनारे वे स्थित हैं? आगरा यमुना नदी के किनारे, जौनपुर राप्ती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। देखिए, बिल्कुल आगरा यमुना नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और ये जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। राप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, तो दूसरा एलिमिनेट हो गया। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, तो 134 केवल। यहाँ गलत कौन सा है? दूसरा वाला। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर है सी। देखिए, यमुना नदी के तट पर स्थित 7 शहर हैं। कितने? 7 शहर। इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, हमीरपुर, बटेश्वर, आगरा, वृंदावन और मथुरा। राप्ती नदी के तट पर स्थित 2 शहर हैं, गोरखपुर और बरहज। गोमती नदी के किनारे स्थित 3 शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ। और सरयू नदी के तट पर स्थित 4 निम्न शहर कौन से? अयोध्या, गोला, बरहज और बड़हलगंज। गंगा नदी के किनारे 10 शहर यूपी के, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, कछला, सोरोन, राजघाट और गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर लिखा है, ये याद रखना इनको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का डैश भूजल भंडार से आता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का 80% ग्राउंड वाटर से आता है। भारत में कुल जल का 45% और घरेलू जल का 80% भूजल भंडार से आता है। भूजल एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। भारत में कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर है। भूजल का मुख्य स्रोत है मानसूनी वर्षा, इसका पुनर्भरण 58% वही करती है। भारत में भूजल के पुनर्भरण के अन्य स्रोतों में नहरों का पानी, टैंकों का पानी, तालाबों से पानी का रिसना और अन्य जल संरचनाओं और सिंचाई का लगभग 32% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुद्ध वार्षिक भूजल की उपलब्धता है, जबकि दिल्ली में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नदी गोमलताल से निकलती है, यह गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है, सई इसकी सहायक नदी है। ये सारे के सारे सही हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, गोमती नदी जो है पीलीभीत के दलदली क्षेत्र के निकट गोमलताल से निकलती है, गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी सई है। गोमती की कुल लंबाई है 475 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। 2 स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत में वर्षा नदियाँ, झीलें, तालाब जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में मुख्य रूप से जो दामोदर रिवर है उसको अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है रेणुका आर्द्रभूमि। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है और यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊपर है। यह केवल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो मीठे पानी के झरनों से पोषित होती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करेंगे। सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, लोहित। प्रश्न क्या पता ही नहीं चला? नीचे पता चलेगा ना, कूट में। प्रश्न है कि उपरोक्त में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं? देखिए, हर मुख्य नदी की सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए और उसमें भी थोड़ा एग्जामिनर डीप करके पूछेंगे तो दाहिनी ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली भी इंपॉर्टेंट है, खासकर ब्रह्मपुत्र की, गंगा की। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनकी भी सहायक नदियां पता होनी चाहिए।
उसमें उतना डीप जाता नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा प्रश्न किया नहीं कि बाईं और दाईं और उसकी सीधी सीधी पूछ रहा था। लेकिन ब्रह्मपुत्र की और गंगा की, इनकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों दोनों ट्रिब्यूटरी याद रखनी है आपको। तो सुबनश्री जो है वो दाहिनी ओर की सहायक नदी है। इसके विपरीत जो धनश्री है वो बाईं ओर की सहायक नदी है। तीस्ता दाहिनी ओर की सहायक नदी है। मानस भी दाईं ओर की सहायक नदी है। लोहित बाईं ओर की सहायक नदी है। तो दाहिनी ओर की अपने को बतानी है, 1 2 3 वाला ऑप्शन होगा फिर। जहाँ जहाँ 4 है वो हट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का विवरण, तो दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनश्री है, ठीक है। कामेंग है, कामेंग को जिया भरेली के नाम से भी जाना जाता है। मानस है और संकोश है दाहिनी ओर से मिलने वाली। तीस्ता भी दाहिनी ओर की है। इसके अतिरिक्त पुथीमारी है, पगलादिया है और तोरशा, ये भी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब देख लेते हैं बाईं ओर से मिलने वाली यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। दिबांग है, लोहित है, धनश्री है, ठीक है। धनश्री बाईं ओर की, सुबनश्री दाईं ओर की होगी। कोपली है बाईं ओर की। और अन्य में देखें बाईं ओर की तो दिखो है, देसांग है, कुलसी है और बुरदी हिंग, ठीक है। बुरदी हिंग भी बाईं ओर की है, ठीक है। बुरही दिहिंग, कहीं कहीं किसी किसी किताब में बूढ़ी दिहिंग भी इसको लिखा है। भारत में टोंस नदी के संदर्भ में सही कथन है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के बंदर पूछ पर्वत से निकलती है और कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। उत्तराखंड में ही है ये जगह, सही है बिल्कुल, तीनों के तीनों। देखिए टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। संगम स्थल पर इसमें यमुना से भी अधिक जल होता है। उद्गम की बात करें, उत्तराखंड के बंदर पूछ पर्वत से निकलती है। मुख्य रूप से यह रूपिन और सुपिन नामक दो धाराओं के संगम से बनती है। संगम देहरादून के पास कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। विशेषता की बात करें, यह अपनी तेज धाराओं के कारण वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है? तीनों श्रेणियां यानी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। सतलज। सतलज नदी हिमालय की सभी 3 मुख्य पर्वत श्रेणियों यानी महान हिमालय या बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय को काटती है। यह तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल से निकलकर पूर्व पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और गहरे खड्ड यानी गार्ज बनाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। हिमालय भारत और दुनिया की सबसे नवीन यानी युवा वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है। शिवालिक श्रृंखला को नवीनतम पर्वत माना जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा वाला भी सही है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन एक हिमालय भारत और दुनिया की सबसे नवीन युवा वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। शिवालिक श्रृंखला को नवीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। यहीं अगर बाह्य महान हिमालय होती, ठीक है ना, वो सबसे पहली है यानी पुरानी है थोड़ी इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है? तो अरावली तो पुराना वलित पर्वत है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। आल्प्स न्यू फोल्ड माउंटेन है। एंडीज भी, रॉकी भी, हिमालय होता वो भी हो जाता। तो जहाँ जहाँ अरावली है उसको हटा दीजिए, 1 2 4। देखिए युवा वलित पर्वत न्यू फोल्ड माउंटेन ऊंचे और सक्रिय होते हैं। हिमालय है, एंडीज है साउथ अमेरिका में, आल्प्स है यूरोप में, ये सब जो है वो नवीन वलित पर्वत हैं।
और कौन कौन से? रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में। पुराने वलित पर्वतों में अब देखें हम तो अरावली है भारत में, यूराल है रूस में, और अपलेशियन है उत्तरी अमेरिका में। ये पुराने वलित पर्वत हैं। इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा पुराना, विंध्य पुराना, अन्नामुडी पुराना। नवीन तो इसमें हिमालय ही है। प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बनते हैं, जहां चट्टानों में मोड़ या वलन यानी फोल्डिंग पड़ जाते हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स के लिए। क्या है? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द है? ये हैं कास्ट स्थलाकृतियाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जो छत से नीचे लटक गई वो कौन सी, और नीचे से ज़मीन से ऊपर की ओर बढ़ती हैं वो कौन सी? ठीक है, ये आपने फ्रिज में भी देखा होगा, अपने रेफ्रिजरेटर में कैसे बर्फ़ छत से नीचे की तरफ लटकता है। ठीक है, नुकीली कीली जैसा। तो ये जो है, जो छत से नीचे की ओर लटक गई, ये स्टेलेक्टाइट है। ठीक है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं वो स्टेलेगमाइट है, याद रखना। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट गुफाओं में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के घुलने और खनिजों के जमाव यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाली विशेष संरचनाएं हैं। स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से नीचे लटकते हैं, ठीक है, जबकि स्टेलेगमाइट गुफा के फर्श से नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। ये दोनों कास्ट स्थलाकृतियां हैं यानी कास्ट टोपोग्राफी, याद रखना है इसको। चलिए, भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वो कहाँ है? सिक्किम में है क्या? सिक्किम में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो है मणिपुर में, डी। देखिए, भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। यह मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध लोकटक झील पर स्थित है। यह उद्यान 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और अपनी अनूठी तैरती हुई वनस्पति जिसका नाम है फूमदी के लिए जाना जाता है। संगाई हिरण, यह उद्यान लुप्तप्राय संगाई हिरण, जिसको संगाई हिरण को डांसिंग डियर भी कहा जाता है, उसका अंतिम प्राकृतिक आवास है। ठीक है, स्थापना की बात करें, इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह अपनी अनूठी पारिस्थितिकी के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। ठीक है, अस्थायी सूची में है, स्थायी में नहीं, परमानेंट नहीं है अभी। 17वां प्रश्न है, लेटराइट सॉइल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। यह मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध होती है। काजू, चाय और नारियल इस मिट्टी की प्रमुख फसल है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और चूने की कमी होती है, अधिकता नहीं। 3 को हटाइए। तो लेटराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से काजू, कॉफ़ी, रबर, नारियल और सुपारी जैसे बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उर्वरकों के प्रयोग के साथ इसमें चावल और गन्ना भी उगाया जा सकता है। ठीक है, तो उर्वरकों का प्रयोग क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है। यह मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध होती है। इसका रंग लाल होता है, जिस कारण लीचिंग यानी निक्षालन के कारण इसमें नाइट्रोजन, पोटास और चूने की कमी होती है, इसलिए इसमें उर्वरकों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छोटा नागपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है लेटराइट मिट्टी, कई बार प्रश्न किया यूपीएससी ने भी, स्टेट पीसीएस ने भी। लेटराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो बागवानी और नकदी फसलें भी इसमें उगाई जाती हैं। काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी। फल और मसाले इसमें जैसे कि अनानास, केला, काली मिर्च। खाद्यान्न और अन्य इसमें चावल, धान, गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा, दालें। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कण का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज? चिकनी मिट्टी,
तो मिट्टी का सबसे छोटा और महीन कण है चिकनी मिट्टी यानी क्ले। इसके कणों का आकार 0.002 mm से भी कम होता है, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। यह मिट्टी पानी और पोषक तत्वों को बहुत प्रभावी ढंग से सोखती है और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। गाद यानी सिल्ट का आकार कितना होता है? 0.002 से 0.05 mm। और रेत सैंड का कितना होता है? 0.5 से 2 mm। सबसे छोटा उसका ही है। आग्नेय शैल यानी इग्नियस और रॉक के संदर्भ में सही कथन है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। बेसाल्ट एक आग्नेय शैल है। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट है। डी है इसका आंसर। ठीक है। शैल 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जो तीसरी कायांतरित है, पहले दूसरे से ही बनती है वो, यानी आग्नेय अवसादी से। आग्नेय शैल इग्नियस रॉक पृथ्वी के आंतरिक भागों के तप्त मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस होने से निर्मित चट्टानें हैं। प्राथमिक शैल भी इनको कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। यह लैटिन शब्द इग्निस यानी अग्नि से बना है। प्रमुख विशेषताएं, ये चट्टानें अत्यधिक कठोर और संघनित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। रवेदार संरचना, ठंडा होने की गति के आधार पर इनमें महीन या बड़े दाने यानी क्रिस्टल होते हैं। उदाहरण, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें और ग्रेबो आग्नेय चट्टानें। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है यही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और भील भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, उल्टा पुल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दोनों गलत हैं। ठीक है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो डी है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 38% हिस्सा है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में निवास करती है। भारत की अन्य जनजातियां, भील सबसे बड़ी और गोंड दूसरी सबसे बड़ी। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ज़्यादातर प्रश्न इसमें इंडियन ज्योग्राफी के थे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट सीरीज़ इनकी PDF फॉर्मेट में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये नंबर है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, एक इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सके। धन्यवाद।